नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें रैपिड न्यूज में क्या है खास। UNCCD यानी यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का 16वां कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रियाद सऊदी अरब में शुरू हुआ है। यह पहला मौका है जब इसका आयोजन पश्चिम एशिया में किया जा रहा है। इस कॉप में भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। इस मंच से भारत अपना अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट AGWP पेश करेगा। यह प्रोजेक्ट उत्तर पश्चिमी भारत में 1.15 मिलियन हेक्टेयर भूमि को फिर से ग्रीन बनाने के लिए वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और जल प्रबंधन की दिशा में काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में भारत के लगभग 4 राज्य शामिल हैं, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के नाम आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित किया है, जिसे महाकुंभ मेला के नाम से जाना जाएगा। यह निर्णय आगामी कुंभ मेला के प्रबंधन और प्रशासन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए लिया गया है। आगामी महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित होगा। ये मेला 12 साल में एक बार आयोजित होता है, जो कि भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपको बता दें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। केंद्र सरकार ने गुजरात के पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट घरचोला को GI टैग में शामिल किया है। यहाँ घरचोला का अर्थ होता है घर पर पहना जाने वाला कपड़ा, लेकिन यहाँ घर से मतलब दुल्हन के नए घर से है और चोला का संबंध उस विशेष कपड़े से है जिसे पहनकर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है। ये पारंपरिक साड़ी शादियों में दुल्हन की एक विशिष्ट पहचान बनाती है और इसे गुजरात की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। आपको बता दें, अभी तक गुजरात के 27 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है, जिनमें से 23 उत्पाद हैंडीक्राफ्ट से ही संबंधित है। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2024 की शुरुआत मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई। यह अभ्यास 2 से 15 दिसंबर तक चलेगा, जिसका मकसद भारतीय और मलेशियाई सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है, ताकि सेना द्वारा चलाए जाने वाले अलग अलग अभियानों को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। इस साल के अभ्यास की थीम है 2 देश एक मिशन, वैश्विक शांति सुनिश्चित करना। आपको बता दें कि पिछले वर्ष ये अभ्यास भारत के मेघालय स्थित उमरॉय कैंटोनमेंट में आयोजित किया गया था। 14वां AOMSUC यानी एशिया ओशिनिया मेटीरियोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस 4 से 6 दिसंबर के बीच भारत में होने वाला है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में सैटेलाइट डेटा के मौसम और जलवायु से जुड़े उपयोगों पर प्रेजेंटेशन, चर्चाएं और वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी, ताकि सैटेलाइट उत्पादों के उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। इसका पहला सम्मेलन 2010 में बीजिंग, चीन में किया गया था। इसके बाद यह कार्यक्रम हर साल एशिया ओशिनिया में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाता रहा है। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। उन्होंने कानून और साहित्य में शिक्षा प्राप्त की और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। वे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और आजादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, और उन्होंने 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति का पद संभाला। उनके कार्यों में सत्य, अहिंसा, शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए समर्पण दिखाई देता था। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हुआ। भारत और कंबोडिया ने संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण शुरू किया है। यह अभ्यास 1 से 8 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इसमें कंबोडिया और भारतीय सेना की 20 सदस्यीय टीम हिस्सा लेगी। यह अभ्यास मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस पर केंद्रित है, जिसका मकसद आतंकी हमले के दौरान संचालन की योजना बनाने और सहयोग करने की है। साथ ही इसमें निगरानी, साइबर वॉर, हाइब्रिड वॉर, लॉजिस्टिक्स, मानवीय सहायता और आपदा राहत पर भी चर्चा की जाएगी। यह अभ्यास 3 चरणों में आयोजित होगा, जिसमें प्रिपरेशन एंड ओरिएंटेशन, टेबल टॉप अभ्यास और योजनाओं को अंतिम रूप देना शामिल है। इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे या इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। ये दिन निःशक्त जनों के साहस, योगदान और नेतृत्व को सम्मानित करता है। इस वर्ष की थीम है समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए निःशक्त जनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। इसके अलावा भारत में निःशक्त जनों के अधिकारों और इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देने के लिए और भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे कि सुगम्य भारत अभियान और दीनदयाल दिव्यांग जन पुनर्वास योजना इत्यादि।
रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर को हैदराबाद में पहले के मुकाबले ज्यादा देखा गया है। यह एक छोटा सा पक्षी है जो सर्दियों से बचने के लिए पूर्वी यूरोप से दक्षिणी एशिया में प्रवास करता है और भारत में मुख्य रूप से हैदराबाद की अमीनपुर झील इस पक्षी के लिए दूसरे घर जैसी बन गई है। इस पक्षी की लंबाई 11 से 12 सेंटीमीटर होती है और यह ओल्ड वर्ल्ड फ्लाई कैचर परिवार से संबंधित है। इसमें विशेष रूप से मेल पक्षियों की गर्दन और ऊपरी हिस्से पर लाल नारंगी रंग होता है, जबकि फीमेल पक्षी भूरे रंग की होती है। इनके पंजे इन्हें विशेष बनाते हैं, जिनमें 3 पंजे आगे और 1 पंजा पीछे की तरफ होता है, जो इनकी पकड़ को मजबूत करता है। यह पक्षी अक्टूबर से मार्च तक भारत में पाया जाता है। इसे IUCN द्वारा लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। उबर ने जम्मू और कश्मीर की डल लेक में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरू की है। इस पहल से पारंपरिक शिकारा को तकनीक से जोड़ा गया है, जिससे पर्यटन में सुधार होगा। आपको बता दें कि शिकारा पारंपरिक कश्मीरी लकड़ी की एक नाव होती है जो डल झील और अन्य जल स्रोतों पर परिवहन के लिए उपयोग की जाती है। यह नाव अपनी सुंदर डिजाइन और रंगीन सजावट के लिए जानी जाती है। शिकारा न केवल एक परिवहन का साधन है, बल्कि कश्मीर के पारंपरिक जीवन और संस्कृति का भी प्रतीक है। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन रखी गई है। यह थीम नौसेना की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करती है, ताकि नौसेना की संचालन क्षमता को मजबूत करने के साथ समुद्री सुरक्षा को बेहतर किया जा सके। इसके अलावा यह दिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में भी मनाया जाता है। इस दिन भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के मुख्य बंदरगाह कराची पर हमला किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को जल्द ही लॉन्च करने वाली है, जिसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-59 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी यानी प्रोबा 3 यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है। इसका मकसद सूर्य के कोरोना, उसके आसपास के वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करना है। प्रोबा 3 में 2 सैटेलाइट शामिल हैं, कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट, और ये दोनों सैटेलाइट लगातार एक ही फिक्स कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करेंगे। मार्च 2023 में शुरू की गई महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस योजना के जरिए 43.3 लाख खाते खोले गए। इस योजना को विमेन और माइनर गर्ल्स के लिए शुरू किया गया था। इसका मकसद महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता दिलाने के साथ उनका वित्तीय समावेशन करना है। योजना के अनुसार महिला स्वयं या माइनर गर्ल के लिए खाता खोल सकती है। इस योजना के तहत 1 लाख न्यूनतम और 2 लाख तक अधिकतम धन जमा किया जा सकता है, जिस पर 7.5% का फिक्स्ड ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। फिलहाल इसे 2 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया है, जिसमें खाता खोलने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हाल ही में नाज़का जियोग्लिफ की खोज को तेजी से पूरा करने में मदद किया है। नाज़का लाइन भूमि पर बनाए गए बहुत बड़े डिजाइन हैं, जिन्हें पत्थरों, बजरी, मिट्टी या लकड़ी जैसी सामग्री से बनाया गया था। ये पेरू के रेगिस्तानी तटीय क्षेत्र में लीमा से लगभग 400 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित हैं। इन लाइंस को 1920 के दशक में खोजा गया था, जो कि प्रकृति और मानव कल्पना से जुड़े जीवों को दर्शाती हैं, जैसे मकड़ी, बंदर, लिजार्ड और किलर व्हेल आदि। इनमें पेड़ पौधे और कुछ ज्यामितीय आकार भी देखे गए हैं। आपको बता दें कि इन लाइंस को 1994 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नामीबिया में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टी की नेटुम्बो नंदी नदैतवाह ने देश के 8वें राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और वे इस जीत के साथ नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। 72 वर्षीय नंदी नदैतवाह वर्तमान में उपराष्ट्रपति पद पर काबिज हैं। वे 1990 में दक्षिण अफ्रीका से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से नामीबियाई राजनीति में एक प्रमुख नेता रही हैं। नामीबिया अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है, जो दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और अंगोला के साथ सीमा साझा करता है और मकर रेखा इस देश के बीच से होकर गुजरती है। अफ्रीका में मार्बर्ग वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल के समय में रवांडा और अन्य अफ्रीकी देशों में इसके प्रकोप की खबरें आई हैं। MVD यानी मार्बर्ग वायरस डिजीज, जिसे ब्लीडिंग आई वायरस भी कहा जाता है, यह वायरस इबोला वायरस के परिवार से संबंधित है और चमगादड़ों तथा इससे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। खासकर संक्रमित व्यक्ति के ब्लड लार के संपर्क में आने से यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस वायरस के लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त, उल्टी और खून आना शामिल है। खून अक्सर आंखों, नाक, मसूड़ों और शरीर के अन्य हिस्सों में आता है। अभी तक इसका कोई खास इलाज या फिर वैक्सीन नहीं है और इस बीमारी में मृत्यु दर 24% से 88% तक होती है।
नाइजीरिया ने उद्योगों के पर्यावरण प्रदर्शन को सुधारने के लिए नए पर्यावरण ऑडिट दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश नेशनल पर्यावरण मानक और नियम प्रवर्तन एजेंसी और दिल्ली स्थित थिंक टैंक CAC द्वारा मिलकर तैयार किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों का मकसद उद्योगों को सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप लाना और सतत विकास में योगदान देना है। यह प्रक्रिया पर्यावरणीय मुद्दों को पहचानने और सुधारने में मदद करेगी। आपको बता दें कि नाइजीरिया अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिम में स्थित एक देश है। इसकी सीमा 4 देशों से लगती है। ये देश नाइजर, चाड, कैमरून और बेनिन है। इसकी सीमा गिनी की खाड़ी से भी लगती है। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में पानी को क्लीन एंड प्यूरिफाइंग करने के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। यह एक नई टेक्नोलॉजी है जो पानी को प्यूरिफाई करने के लिए नैनो बबल्स का उपयोग करती है। ये नैनो बबल्स बहुत छोटे आकार के बुलबुले होते हैं जिनका आकार 200 नैनोमीटर से कम होता है। ये स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं और पानी में कई महीनों तक तैरते रहते हैं, जो इन्हें पानी में अशुद्धियों को अट्रैक्ट करने और ब्रेक करने में मदद करता है। ये शैवाल, कार्बनिक अपशिष्ट और यहाँ तक कि तेल तथा ग्रीस को भी हटा सकते हैं। इसके अलावा यह तकनीक रासायनिक पदार्थों के बिना पानी को शुद्ध करती है, जो इसे पर्यावरण के लिहाज से सुरक्षित और टिकाऊ बनाती है। ECDNA यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA अब कैंसर बायोलॉजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पहले इसे महत्वपूर्ण नहीं माना गया था, लेकिन नए शोध से पता चला कि यह 40% कैंसर सेल लाइनों और 90% ब्रेन ट्यूमर सैंपल्स में पाया जाता है। इसके अलावा इस नए शोध ने कैंसर के इलाज के लिए नई दवाओं का रास्ता खोल दिया है। ECDNA तब बनता है जब ट्यूमर को बढ़ावा देने वाले जीन और उनके नियामक तत्व क्रोमोसोम से अलग होकर सर्कुलर DNA में चले जाते हैं। यह प्रक्रिया BFB चक्र यानी ब्रेकेज फ्यूजन ब्रिज साइकिल के कारण होती है, जिसमें क्रोमोसोम्स का ब्रेकेज एंड रिकॉम्बिनेशन होता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल PM ई-विद्या DTH चैनल लॉन्च करेंगे। यह चैनल ISL यानी इंडियन साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देगा। इस कार्यक्रम में हियरिंग इम्पेयर्ड यानी श्रवण बाधित बच्चों, शिक्षकों और ISL प्रमाणित इंटरप्रेटर की हिस्सेदारी होगी। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है और इंडियन साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देने की सिफारिश करती है। यह चैनल स्कूली बच्चों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों के लिए करिकुलम, करियर मार्गदर्शन और ISL को एक भाषा के रूप में सीखने का अवसर देगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने वेगा C रॉकेट को फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस रॉकेट के जरिए EU ने सेंटिनल-1C सैटेलाइट को लॉन्च किया, जो पृथ्वी के बदलते पर्यावरण की निगरानी करेगा और हाई रिजोल्यूशन वाली इमेजेस प्रदान करेगा। इसके अलावा यह सैटेलाइट समुद्री यातायात की निगरानी करने में भी मदद करेगा। इस सफलता ने वेगा C रॉकेट को फिर से चर्चा में ला दिया है। वेगा C पहले के वेगा रॉकेट का एक बेहतर संस्करण है, जिसे 2022 में असफल उड़ान के बाद फिर से विकसित किया गया। अब यह रॉकेट 2 टन से अधिक पेलोड ले जा सकता है और उन्हें विभिन्न ऑर्बिट्स तक पहुंचा सकता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक अननोन डिजीज के कारण 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिससे देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 नवंबर के बाद यहां लगभग 131 लोगों की मौत हुई है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण मौसमी फ्लू जैसे हैं। इसके कारण का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है। आपको बता दें कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। भूमध्य रेखा इसके ऊपरी हिस्से से होकर गुजरती है। इसकी सीमा 9 देशों से लगती है। इसमें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दक्षिण सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, अंगोला और कांगो के नाम आते हैं। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले का विभाग ई-माप पोर्टल विकसित कर रहा है। यह एक नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल है। इसे व्यापार, उपभोक्ता की सुरक्षा और सभी संबंधित डेटा को एक जगह लाने के लिए विकसित किया जा रहा है। ई-माप के जरिए विभिन्न राज्य पोर्टलों पर पंजीकरण की जरूरत खत्म हो जाएगी और व्यापार में आसानी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। पहले राज्य सरकारें पैकेज्ड सामान के पंजीकरण, लाइसेंस जारी करने और माप एवं तौल उपकरणों की जांच के लिए अलग अलग पोर्टल्स का उपयोग करती थीं, लेकिन ई-माप के द्वारा ये सारे काम ऑनलाइन और एक ही पोर्टल के जरिए होंगे। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो शेयर किया, जिसके जरिए IIT मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में 410 मीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक की पूरी होने की जानकारी दी। यह ट्रैक भारतीय रेलवे, IIT मद्रास की आविष्कार हाइपरलूप टीम और अन्य के सहयोग से तैयार किया गया है। इस ट्रैक पर शुरुआत में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल की गई। भविष्य में लंबे ट्रैक पर इसका परीक्षण किया जाएगा, जिसमें 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने का लक्ष्य रखा जाएगा। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसमें मैग्नेटिक लेविटेशन का उपयोग करके पॉड्स को कम दबाव वाली ट्यूबों में हाई स्पीड पर चलाया जाता है। ध्यान रखें कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना रुके जाती है।
तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। नमस्कार।